हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत में विचाराधीन कैदियों को लेकर के। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और इसी के मद्देनज़र आज की चर्चा में हम लोग इस फैसले से संबंधित जो भी प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। सामने पैनल पर आप एक खबर देख रहे हैं जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा इन विचाराधीन कैदियों को लेकर के कुछ रियायत, कुछ राहत देने की बात कही जा रही है। क्या इसमें बातें हैं हम लोग एक एक करके समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। यदि आप में से कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जीएस की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करें, तो आपका स्वागत है स्टडी IQ IAS के इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से हो रही है। ध्यान रखिएगा कि इस बैच के अंतर्गत आपको 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको एसे और सीसेट की जो सुविधा है, इसके लिए आपको अलग से कोई शुल्क अदा नहीं करनी है। ये सुविधाएं भी आपको इसके अंतर्गत ही इंक्लूडेड तौर पर मिल रही हैं और इसके जरिए आप अपनी जीएस की संपूर्ण विषयों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, बेसिक टू एडवांस, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो सकती है। तो इस रिगार्डिंग ये बैच आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है। दोस्तों, इस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको फी में एक डिस्काउंट मिलेगा। 28,999 रुपये में आप इस डिस्काउंट के जरिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि विचाराधीन कैदियों को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। भारत में जेलों में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सजा भुगत रहे हैं अलग अलग मामलों में। ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने खिलाफ अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 से ज़्यादा सजा काट ली है, उनको इस साल के संविधान दिवस के पहले रिहा कर दिया जाए। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने कही हैं। ध्यान से समझिएगा कि इसी वर्ष 26 नवंबर को, अब से कुछ ही दिनों में, भारतीय संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। क्यों ये संविधान दिवस का आयोजन किया जाता है? शायद आपको पता हो कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो इसी खास मौके पर ये जो उपलब्धि है, ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसको अपनाने को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री ने जानकारी दी है और ये कहा है कि देखिए भाई, भारत में कई सारे ऐसे कैदी हैं जो कि किसी न किसी मामले में विचाराधीन हैं और उन पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। और यदि ऐसे जो भी कैदी हैं जो कि अपनी सजा के 1/3 से ज़्यादा उन्होंने जेल में काट लिया है, तो फिर क्यों नहीं हम उनको जमानत पर रिहा कर दें और जब जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग फिर केस की सुनवाई होगी, अंतिम फैसला जो होगा सो होगा, है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई एक्स कैदी है जो कि सज़ा काट रहा है, उसने जो जुर्म किया था वह जुर्म मान लीजिए कि 10 साल की सज़ा का हो सकता है, गेटिंग इट। लेकिन अभी तक उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन वह जेल के अंदर रहते लगभग 4, 4.5 साल, 5 साल बिता चुका है। यानी कि अपने जुर्म के लिए जो उसकी अधिकतम सज़ा होनी चाहिए, उस अधिकतम सज़ा का लगभग आधा जो सज़ा है उसने काट लिया है। तो ऐसे में उसको क्यों नहीं हम रिहा कर दें, यही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है और इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ ये बातें कही जा रही हैं कि निर्धारित अधिकतम सजा का, ध्यान से समझिएगा, अधिकतम सजा का जो 1/3 से ज़्यादा है, यदि उसने भुगत लिया है, सजा काट ली है, तो फिर ऐसे में उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि देखो, ये जो रियायत है ये कुछ ही खास मामलों में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है और देन फिर उसको भी ये रियायत दे दी जाएगी, नहीं जी। यदि कोई आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है, किसी ने कोई और जघन्य अपराध किया है ना,
तो ऐसे में उसके अगेंस्ट में यह जो कार्रवाई है नहीं की जाएगी, केवल छोटे अपराधों के मामले में ही ये कार्रवाई की जाएगी, ये भी स्पष्ट है। गेटिंग इट? अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस पूरे मामले में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 479 को आधार बनाया जा रहा है। और इसमें क्या बातें कही जा रही हैं ये मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ। जो धारा 479 है, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई विचाराधीन कैदी पहली बार अपराधी है, कई बार ऐसे भी तो होते हैं ना कि भाई वो कोई सीरियल क्राइम करने वाला व्यक्ति नहीं है कि हमेशा चोरी कर रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, वह इसका अभ्यस्त नहीं है, वह इसमें जुड़ा हुआ नहीं, वो इसका पेशा नहीं है, लेकिन किसी भी अदरवाइज कारण से उसने कोई जुर्म कर दिया, पहली बार उसने ऐसा कोई जुर्म किया है और उससे पहले कभी भी किसी भी अपराध के लिए उसको दोषी करार नहीं दिया गया है, तो फिर उसे अधिकतम सजा अवधि के 1/3 समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बातें कही जा रही हैं 479 जो सेक्शन है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो यह सेक्शन है, ये अपने आप में इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटिंग? तो यहाँ इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है। भारत में यदि हम विचाराधीन कैदियों की स्थिति की बातचीत करें तो कैलकुलेशन जो कहता है उसके अनुसार देश के जेलों में 4,34,000 से भी ज़्यादा कैदी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और वो जेल में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। ये विचाराधीन कैदियों की बात चल रही है। इनमें से भी लगभग 11,400 से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक समय से बिना किसी सज़ा के जेल में हैं, है ना। एक ट्रायल चलता है ना भाई, कि अंडर ट्रायल है भाई, अभी तक फैसले की फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, अंतिम सुनवाई नहीं हुई है। जेलों में बंद 23,000 से भी अधिक महिलाओं में से 18,000 से भी अधिक महिलाएं विचाराधीन कैदी हैं। सावधानी से समझिएगा इस बात को। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB की रिपोर्ट की बात करें तो 2019 में जेलों में भीड़ पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक देखी गई। जेलों में भीड़ कहने का मतलब कि किसी को भी जेल में डाल दिया गया, अब उस पर सुनवाई चल रही है, सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, डेट पर डेट, डेट पर डेट नहीं, तारीख पर तारीख। तो वही तारीख पर तारीख की स्थिति है कि बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं पुरुष जेल में बंद हैं, विचाराधीन हैं, कोई अंतिम सुनवाई नहीं हुई है। अब इसका देखो इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ता है, केवल वह व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। मान लीजिए कि कोई परिवार वाला व्यक्ति है, किसी की शादी हुई है, किसी के बच्चे हैं, तो ऐसे में उसके परिवार पर नकारात्मक असर तो पड़ता ही है ना। तो यहाँ पर इस बात को भी कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। 2021 की यदि जेल से संबंधित एक सांख्यिकी रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार 2016 से 2021 के बीच में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कैदियों की संख्या में एक गिरावट की स्थिति तो देखी गई, लगभग 10% के आसपास में गिरावट देखी गई, लेकिन जो विचाराधीन कैदी हैं इनकी संख्या में इजाफा हुआ, लगभग 45% के आसपास में इजाफा देखा गया, 45-46% ये स्थिति यहाँ पर हमें दिखती है। इसके अलावा यदि हम भारत के राष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में इस विषय को लेकर के जो उनके द्वारा बातें कही गई हैं उसको देखें तो उन्होंने इस कंटेक्स्ट में पिछले वर्ष ही संविधान दिवस पर अपने भाषण के दौरान में इस पर अपनी बात रखी थी, अपना पक्ष रखा था और यह भी कहा था कि जेल में बंद वे लोग हैं जो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं कि भाई जो बेचारा बंद है, कैद में है, उसको क्या पता है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। ये तो इन जनरल वे लोग ही जानते हैं, समझते हैं, गहराई से समझते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर जो इस तरीके से किसी सरकारी पद पर हैं जिनका रोजाना ऐसी व्यवस्थाओं से, ऐसे प्रावधानों से सरोकार रहता है।
एक आम जनता, एक आम व्यक्ति को क्या पता कि मौलिक अधिकार में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में क्या नहीं कहा गया है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। इसको एक आम जनता को उससे क्या लेना देना और क्यों लेना देना? गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पर ये देखो, बहुत बड़ी बात राष्ट्रपति महोदया ने कही थी। उन्होंने न्याय की ऊंची लागत को समस्या बताया एट दैट टाइम कि भाई बहुत अधिक जो ये टाइम टेकिंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जो भी सजा काट रहा है, जो भी ऐसे विचाराधीन कैदी है ना। तो यहाँ पर इस पक्ष को ध्यान में रखना जरूरी है। तीनों शाखाओं में, यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सभी के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इनसे सुलझा हुआ समाधान खोजने की उन्होंने अपील की थी कि देखिए साहब, इस कंटेक्स्ट में आप सभी मिलकर के कोई बेहतर से बेहतर विकल्प की तलाश कीजिए। यहाँ इस संदर्भ में कुछ स्टेप्स उठाए भी गए, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1300 से भी ज़्यादा जेलों की अमानवीय स्थिति पर दिशा निर्देश जारी किए गए। और जेलों की अमानवीय स्थिति को आपको समझना हो, जानना हो, तो कुछ मूवीज़ हैं, उनको आप देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लखनऊ सेंट्रल बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा जेल नाम से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये सब जो फिल्में हैं, जो ये गतिविधियां हम लोग जेलों के संबंध में सोचते हैं, वो इन फिल्मों में उतारा गया है। दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जेल का जीवन रहता है ना। क्रिमिनल जस्टिस बहुत ही फेमस जो एक वेब सीरीज है, क्रिमिनल जस्टिस, उसमें भी आप देखिएगा जो उसका फर्स्ट सीजन है। फर्स्ट सीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर इस कंटेक्स्ट में गतिविधियों को दर्शाया गया है। तब आपको पता चलेगा कि जेल का जीवन कैसा होता है ना। तो यहाँ इसी को इंडिकेट किया गया कि अमानवीय स्थिति को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश भी जारी किया था कि भाई जेल में जो व्यक्ति सजा काट रहा है वह भी एक इंसान ही है अंततः, है ना। हाँ, निश्चित तौर पर उसने कोई जुर्म किया है, किसी ने जघन्य जुर्म किया है, किसी ने थोड़ा कम जघन्य जुर्म किया है, सब किसी न किसी कारण से सजा भुगत रहा है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि इसके तहत सीआरपीसी की धारा 436 और 436A का प्रभावी इस्तेमाल भी शामिल किया गया था। यदि हम सीआरपीसी की धारा 436 की बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी जमानतीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को कब जमानत दी जानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं जो 436A है उसमें यह कहा गया कि उन विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जा सकती है जिन्होंने अपने अपराध के लिए अधिकतम सजा की आधी सजा काटी है। ये जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है इसके अंतर्गत ये बातें कही गई हैं 436A के तहत। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी जो सीआरपीसी की धारा 436A और 436 है इसका इस्तेमाल करने को लेकर के एक इंडिकेशन दिया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जो NLSA है, NLSA, इसके द्वारा भी अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की तिमाही बैठकों का आयोजन करने को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई। इसके तहत 2023 में 48% विचाराधीन कैदियों और 16% दोषियों को रिहाई भी मिली थी। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेप्स बिल्कुल नहीं उठाए गए हैं। अब यहाँ पर विचारनीय है कि आखिर आगे की राह क्या हो, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। पुलिस और जेल की सुधारों को महत्व देने की आवश्यकता है, इसके बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती है। गेटिंग इट? न्यायपालिका में जजों की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है और ये एक आज का मुद्दा नहीं है, लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है कि कोर्ट और जो वकीलों की दलीलें हैं, जो गतिविधियां हैं, जो न्याय की सुनवाई है ना, जस्टिस डिलेड की जो एक समस्या है वो अभी भी बनी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर बनी हुई है ना। तो ये एक चुनौती है, इसका निपटान करने की आवश्यकता है। न्यायिक नियुक्ति जल्द बढ़ाने की दरकार भी है। ये सब कुछ ऐसे विकल्प हैं जिसको अपनाने पर बल देना चाहिए।
साथ ही जिला और अन्य विधिक सेवा प्राधिकरण को और मजबूत करने की जरूरत होनी चाहिए। जमानत के जो भी मौजूदा धन आधारित मॉडल का विकल्प लाने की भी सख्त जरूरत है, इसको मद्देनजर रखने की आवश्यकता है। तो इस चर्चा के जरिए हम लोगों ने देखा कि आखिर अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, इनको लेकर के वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या कुछ करने की दरकार है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो ये स्टेप उठाया गया है, ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक पहल को संकेतित करता है। आज की इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप जीएस की तैयारी करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से की जा रही है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 28,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही एफोर्डेबल फी में। और इनफैक्ट बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपके लिए यह बैच बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। तो इसके लिए आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर आधार प्रदान कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है dilip.kumar@studyiq.com। इसके साथ ही यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरा टेलीग्राम आईडी है dilip.kumar@02। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं नियमित तौर पर कुछ ना कुछ जानकारियां भी भेजता रहता हूँ। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।